हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शाहजहाँ के बारे में जानेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट की। ठीक है, इस पेपर के अंतर्गत हम लोगों ने अकबर तक के बारे में जाना था और अकबर के बाद जहांगीर को भी पढ़ लिया था। तो आज से हम लोग शाहजहाँ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। शाहजहाँ भी मुग़ल काल का एक महत्वपूर्ण शासक था और जिसके समय को कई इतिहासकारों ने स्वर्ण काल की भी संज्ञा दी है, यानी कि गोल्डन एज कहा है शाहजहाँ के शासनकाल को। तो क्यों कहा है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उन्नति हुई इसके शासनकाल के दौरान, और क्या राजनीतिक स्थितियाँ थीं, क्या क्या किसने कोई राजनीतिक विजय हासिल की अपने शासनकाल के दौरान, ये सारी बातें जो हैं हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शाहजहाँ का कुछ परिचय जान लेते हैं कि शाहजहाँ जो है वो जहांगीर का पुत्र और अकबर का पोता था, जो आप लोगों को शायद पता होगा। इसका जन्म जो है 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। ठीक है, इसके बचपन का नाम खुर्रम था और खुर्रम नाम जो है अकबर ने रखवाया था। ठीक है, अहमदनगर और मुग़ल साम्राज्य के बीच 1617 में संधि हुई थी, जिसमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने अहम भूमिका निभाई थी और जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। ठीक है, जब शाहजहाँ ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान आमेर के शासक चित्तौड़ के शासक से मुग़ल सल्तनत की संधि हो जाती है। ठीक है, अमर सिंह की। ठीक है, तो उस समय जहांगीर जो है शाह की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है? शाह की। लेकिन जब दक्षिण अभियान के लिए जाता है अहमदनगर के अगेंस्ट, तो उस समय जहांगीर जो है इसको शाहजहाँ की उपाधि देता है। ठीक है, तो केवल शाह पूछे तो वो उपाधि जो है इसको कब मिली? जब इसने मेवाड़ के साथ या चित्तौड़ के साथ वहाँ के शासक अमर सिंह से संधि कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि 24 फरवरी 1628 है, उल्टा लिख के 24 फरवरी 1628 को जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहाँ मुग़ल साम्राज्य का नया बादशाह बना। ठीक है, मुग़ल बादशाह बनने के पहले 3 वर्ष। ठीक है, अब मुग़ल बादशाह कैसे बना वो उसकी कहानी हम लोगों ने जहांगीर की उसमें बता दी थी कि जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो उस समय जो है ये दक्षिण में था और दक्षिण में होने की वजह से वो तुरंत गद्दी पर बैठ नहीं सकता था, इसलिए इसके ससुर, जिसका नाम था आसफ खां। क्या नाम था? आसफ खां। ये क्या करता है कि गद्दी पर खुसरो के पुत्र दाबर बख्श को गद्दी पर बैठा देता है। दाबर बख्श। ठीक है, दाबर बख्श को गद्दी पर बैठा देता है और जब शाहजहाँ दिल्ली पहुंच जाता है तो इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसीलिए इतिहासकारों ने इसको क्या कहा है? बलि का बकरा कहकर संबोधित किया है। ठीक है, तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि एक तरह से बलि का बकरा ही बनाया गया था ये। इसके बाद शाहजहाँ गद्दी पर बैठता है और आसफ खां को अपना वजीर या कहें वकील नियुक्त कर लेता है। ठीक है, और कहते हैं कि और लगभग 14 वर्ष ये शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान इस पद पर रहता है और इसके साथ ही शाहजहाँ के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा पावर रखता था तो आसफ खां ही सबसे ज़्यादा पावर रखता था।
अब शाहजहाँ के कुछ प्रारंभिक समय की बात करें तो शाहजहाँ का जो प्रारंभिक 3 वर्ष थे वो उसके जो है किसमें व्यतीत हुए, विद्रोहों में व्यतीत हुए, जिसमें जो सबसे पहला विद्रोह था वो खाने जहाँ लोदी का हुआ था। ठीक है, एक अफगान सरदार था। दूसरा जो बुंदेला जुझार सिंह था उसके द्वारा जो है इस विद्रोह किया गया था और ये वीर सिंह बुंदेला का उत्तराधिकारी था। वीर सिंह बुंदेला के जहांगीर के समय काफ़ी अच्छी पकड़ थी मुग़ल साम्राज्य में, और साथ ही साथ ये वीर सिंह बुंदेला वही था जिसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार ये दो विद्रोह होते हैं 1628 के दौरान ही। फिर उसके बाद उसका मुकाबला सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद से भी उसका वाद विवाद होता है, और ये वाद विवाद होता है बाज को लेकर के। ठीक है, एक बाज पक्षी था, उसको लेकर के इन दोनों के बीच जो है विवाद होता है। इसमें होता क्या है दरअसल कि शाहजहाँ शिकार पर गया होता है और वो जिस बाज का एक शिकार करता है और उस बाज के तीर लगने से वो ज़मीन पर गिर जाता है, और वहीं पर पास में ही गुरु हरगोबिंद खड़े थे। उन्होंने जब उस बाज को घायल देखा तो उसको जो है उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया। सेम तरह की बुद्ध और आनंद बुद्ध के समय की एक घटना पढ़ रखी होगी आपने, जिसमें उसके चचेरे भाई ने एक पक्षी पर बाणों से तीर चलाया था और बुद्ध ने उस पर जो है मलहम लगाकर उसको ठीक किया था। उसी प्रकार से बाद में इन दोनों के बीच भी बाद में विवाद होता है। सब शाहजहाँ कहता है ये मेरा शिकार है, मेरा है, वहीं गुरु हरगोबिंद कहते हैं कि नहीं, इसकी मेरी वजह से रक्षा हुई है इसलिए मेरा। फिर उन दोनों में आपस में विवाद हो जाता है और विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अंततोगत्वा फिर इस विद्रोह को शांत किया जाता है शाहजहाँ के द्वारा, और इस प्रकार से ये पूरा प्रकरण था जो छठे गुरु को लेकर के, यानी कि गुरु हरगोबिंद के साथ शाहजहाँ का विवाद हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों ये समझिएगा कि मतलब बाज को लेकर के अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसके साथ शाहजहाँ का विवाद हुआ तो याद रखिएगा सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद के साथ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे, बात करते हैं 1612 में शाहजहाँ का विवाह होता है किससे, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, और ये उसकी सबसे चहती बेगमों में से एक थी, और इसी का आगे चल कर के जो नाम हो जाता है वो होता है मुमताज़ महल। ठीक है, जिसकी याद में ताजमहल का निर्माण जो है करवाया गया था। ठीक है, साथ ही साथ ये नूरजहाँ की भतीजी भी थी। आसफ खां नूरजहाँ का भाई था। ठीक है, और उसकी पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिससे शाहजहाँ का विवाह हुआ था। इससे लगभग 14 संतानें उत्पन्न हुई थी मुमताज़ महल से शाहजहाँ को। कितनी? 14 संतानें, और 1631 में प्रसव पीड़ा की वजह से ही मुमताज़ महल की जो है मृत्यु हुई थी। 14वीं संतान के प्रसव पीड़ा में ही मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ताजमहल के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है, और 1653 में उसको अंतिम रूप से ताजमहल में दफन किया जाता है। ठीक है, इसमें से जो 4 पुत्र, इन 14 संतानों में 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित रहे थे, जिसमें से 4 पुत्रों के नाम आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अभी इसके बाद शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम वर्षों में कहें तो उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उसमें ये चारों भाई आपस में बिल्कुल एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं और एक दूसरे के बस मार काट करने में लग जाते हैं। तो वो 4 पुत्र थे, औरंगजेब जो कि अगला शासक बनता है, मुराद बख्श, दारा शिकोह और शुजा। इसमें से जो सबसे बड़ा था वो था दारा शिकोह। ठीक है, बात करें उनकी पुत्रियों की तो जहाँ आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, ये 3 पुत्रियाँ जो है जीवित रही थी, जिसमें से जहाँ आरा जो है वो अक्सर
दारा शिकोह के पक्ष में रहती थी, और वहीं रोशन आरा जो है वो औरंगजेब के पक्ष में, और गौहर आरा मुराद के पक्ष में रहा करती थी। तो ये 3 पुत्रियां थीं और ये 4 पुत्र बचे थे। ठीक है, तो ये था पूरा मुमताज़ महल का प्रकरण। अब इनसे संबंधित जो उत्तराधिकार का युद्ध है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी कुछ विजय के बारे में। ठीक है, 1633 में शाहजहां ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण करके उसे पूर्णतः मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो ये डेट आपको याद रखनी है। अकबर के समय पर हम लोगों ने देखा था कि पूरा अहमदनगर जो है नहीं मिलाया जा सका था। बरार प्रांत जो है वही केवल मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना था। और साथ ही साथ जहांगीर के समय की अगर बात करें तो जहांगीर के समय वहाँ पर मलिक अंबर जैसा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसकी वजह से उसका मुगल साम्राज्य का वहाँ पर विस्तार नहीं हो पाया था। लेकिन शाहजहाँ के समय स्थितियाँ अनुकूल हुई और फिर 1633 ईस्वी में अहमदनगर को जो है पूर्णतः मिला लिया गया। इसके बाद दक्षिण के प्रमुख अभियानों पर, अन्य राज्यों पर जैसे गोलकुंडा और बीजापुर, इन पर भी अभियान किए जाते हैं। लेकिन वहाँ के अभियानों से जो है एक प्रकार की पूर्णतः विलय नहीं हो पाता है उनका, और एक संधियाँ करके उनके साथ जो है उस युद्ध को या आक्रमण को शांत कर दिया जाता है। ठीक है, अंतिम रूप से गोलकुंडा और बचे हुए बीजापुर, ये दोनों राज्यों को औरंगजेब के समय 1686 और 1687, ठीक है, इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया जाता है। इसी समय गोलकुंडा का एक वजीर था मीर जुमला। ठीक है, कौन था? मीर जुमला, जिससे शाहजहाँ को बेशकीमती कोहिनूर हीरा जो है प्राप्त हुआ था। और इसी हीरे को फिर उसने अपने सिंहासन में, जो कि मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था, किस नाम से? मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था, और उसी में इस हीरे को उसने जड़वाया था। इसी वर्ष शाहजहाँ ने बीजापुर पर आक्रमण वहाँ के तत्कालीन शासक मोहम्मद आदिल शाह को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो मतलब उनके बीच संधियाँ हुई थी, और संधि में ये बात हुई थी कि आप नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ साम्राज्य विस्तार कर सकते हो, और उसमें से तुम्हारा गोलकुंडा और बीजापुर जो है उस क्षेत्रों को आपस में बांट लेंगे 2:1 में, यानी कि बीजापुर का 2 और गोलकुंडा का 1। यदि उन्होंने जितना भी क्षेत्र जीता है तो उसका इस तरह से आपस में बंटवारा करेंगे। ठीक है, बात करते हैं कि मीर जुमला जो है ये गोलकुंडा का वजीर था, और उस समय जो गोलकुंडा का शासक था उसके शासक का नाम आप लोग याद रखना, उसका था अब्दुल्ला शाह। ठीक है, तो ये था उसका दक्षिण भारत का अभियान जो प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट था। और ख़ास बात जो आपको दक्षिण भारत के अभियान में याद रखनी है वो याद रखनी है कि उसके शासनकाल के दौरान अहमदनगर जो है वो मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। इसके आगे की जो भी क्लास हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास, आगे की जो भी चीज़ें हैं, बातें हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू।